हमसे पूछो गजल मांगती है लहू कितना, लोग कहते हैं ये धंधा आराम का है। फीवर 104 एफएम पर मैं हूं आपका लव कोच राहुल माकिन, और आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं मैं जिनका बहुत अरसे से मुरीद हूं, और आज किस्मत है, देखिए मेरे सामने बैठे हैं स्टूडियो में एक ऐसे इंसान जिनकी लिखने की जो शैली है वो सबसे बिल्कुल अलग है, सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। शायद तभी इनके घर वालों ने इन्हें बचपन में ही पहचान लिया था इनका टैलेंट कैसा होने वाला है, तभी इनका नाम शैली रख दिया। तो शैली साहब जिनके लिरिक्स आपने सुने हैं देवटी में, लव शब्द चिकन खुराना में, और अब हाल ही में जो इनकी फिल्म रिलीज हुई है जो बहुत ज्यादा क्रिटिकली क्लेम्ड मूवी उड़ता पंजाब में, इनके काफी लिरिक्स हैं गानों में। शैली साहब आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी गुफ्तगू करनी है। स्टार्ट में आपके सबसे पहले गाने से करूंगा। सबसे पहला फिल्मी गाना जो था देवडी में आया था, दैट वाज आई थिंक ढोल यारा ढोल, है ना? बिल्कुल। तो वो कैसे पिक्चर में आया और कैसे आपको गाना मिला, उसके बारे में बताइए। ढोल यारा ढोल के पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है, जिस कहानी में 3 लोग शामिल हैं। अमित त्रिवेदी, शिल्पा राव। शिल्पा राव को मैं 2009 से पहले 2-1 साल पहले से जानता था। तब वो बैकिंग वोकल्स किया करती थी, अच्छी एस्टैब्लिश सिंगर नहीं बनी थी। अमित त्रिवेदी एक प्रोग्रामर थे और कीबोर्ड्स बजाते थे। वो भी अभी म्यूजिक कंपोजर नहीं बने थे, द अमित त्रिवेदी नहीं बने थे। और मेरा शिल्पा के थ्रू मेरा अमित से तारुफ हुआ, मैं उनसे मिला और अमित ने मुझे एक गीत दिया जो पहले से लिखा हुआ था, और देने के बाद उन्होंने बोला आप इसको रीराइट कीजिए। बड़ा खूबसूरत गीत है, इसको रीराइट करने की क्या जरूरत है, ये अच्छा है। तो बोला नहीं, ये आप इसको दोबारा लिख दीजिए। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, आप कहते हो तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा यार मेरी गारंटी नहीं, इससे बढ़िया लिखूंगा, ऐसे काफी घटिया भी लिख सकता हूँ, और मुझे पता ही नहीं मैं क्या लिखने वाला हूँ। उसने बोला फिर भी गिव इट अ ट्राई। मैंने कहा ठीक है। 2-3 रोज के बाद मैंने वो लिख दिया, और जब उसने पढ़ा वो कि छा गया मुझ पे जादू करके, वारी तोरे जाऊं मैं सबके, ढोल यारा ढोल, ये सब वेरी गुड, यही चाहिए था। मैंने कहा लेकिन चाहिए था, लेकिन अभी कोई फिल्म नहीं है, कोई एल्बम नहीं है। कहता नहीं, लेकिन ये उससे बेटर है। अच्छा, तो वो चीज जो थी वो अनुराग कश्यप तक कैसे पहुंची, ये बताइए। अब वो हमने स्क्रैच रिकॉर्ड कर लिया, जिसको डमी कहते हैं, और शिल्पा की आवाज में रिकॉर्ड कर लिया। और अमित के घर में ये एक कोने में एक स्टूडियो तो नहीं, लेकिन स्टूडियो टाइप कुछ माहौल था, वैसा सा, उसमें रिकॉर्ड कर लिया। और शिल्पा को वो सीडी दे दी। तो सीडी अमित के पास भी थी, शिल्पा के पास भी थी। तो शिल्पा अपने सीडी प्लेयर में, छोटा सा एक जो डिस्क प्लेयर होता है, उसमें हमेशा रखती थी वो सीडी। एक रोज वो अनुराग कश्यप को मिली, अचानक मुलाकात हुई उनकी। तो बातों बातों में पता चला कि अनुराग कश्यप देवटी बना रहे हैं, और वो किसी म्यूजिक कंपोजर की खोज में भी हैं, और वो कुछ भी रेगुलर नहीं चाहते, जैसा कि होता आया है, जैसा ट्रेडिशनल म्यूजिक बनता है। यू वांट समथिंग डिफरेंट, रियली डिफरेंट। तो शिल्पा ने वो सीडी दी अनुराग कश्यप को, अनुराग कश्यप ने सुनी, और अनुराग कश्यप ने उसके बाद कॉल करके बोला यार ये कौन लोग हैं, कौन इन्वॉल्व है। उसने बताया कि अमित त्रिवेदी है मेरा दोस्त, शैली है मेरा दोस्त, और मेरी आवाज है। तो अनुराग कश्यप तो कहता है यार ये तो देवटी का ही गाना है, मैं तो इसको फिल्म में यूज कर सकता हूँ, ऐसे ये फिल्म में जा सकता है। वेरी हैप्पी किया, चलो अच्छा एक गाना ऐसा लग रहा है कि इसकी किस्मत खुल गई है, गाने की हमारी भी थोड़ी थोड़ी खुल जाए सबकी। तो इस तरह से वो शुरुआत हुई, और उस फिल्म में फिर अनुराग को मैं मिला, और अनुराग को मिलने के बाद परदेसी, जो कि काफी एक कल्ट सॉन्ग बना हुआ है, परदेसी लिखा, जिसमें कुछ हरियाणवी के हरियाणवी टर्म्स भी थी, बावड़ी पूछ, इस किस्म की चीजें गानों में पहले कभी नहीं आती थी। हमने इस किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए, और परदेसी लिखने के बाद लाभ जंजुआ साहब ने 2 गाने गाए, वो भी मेरे लिखे हुए थे। तो इस किस्म से मतलब प्लान नहीं ऐसा किया था, लेकिन मजे मजे में, खुशी खुशी में एक ऐसा एल्बम बन गया जो कि बड़ा दिलचस्प था, और लोगों ने बहुत सारा। और सबसे बड़ी बात ये कि वो एक ऐसा एल्बम था जिसने बहुत सारी जिंदगियां बदल दी, आपकी भी, शिल्पा राव की भी, अमित त्रिवेदी की भी, एंड इनफैक्ट अनुराग कश्यप की भी, जो बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे थे। सो देवडी को अगर हम माने तो आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट, एक यू टर्न, बहुत खतरनाक वाला।
बड़े कम लोगों को पता है कि जब शैली पाजी मुंबई आए थे तो वो गुलजार साहब को असिस्ट करने आए थे, तो वो कहानी बताइए। गुलजार साहब को मुझे लगता था कि यार मेरी तबीयत का बंदा गुलजार जैसे आदमी कोई असिस्ट कर सकता है, बिकॉज मैंने उनकी पोएट्री पढ़ी थी। तो मेरे डैड हिम्मत सिंह सोडी साहब जो अब नहीं रहे, उनके एक मित्र थे जो गुलजार साहब के लिए खास थे, मिस्टर पन्नू, वो वहाँ चंडीगढ़ से थे। तो पन्नू साहब ने एक चिट्ठी लिख के दी थी गुलजार साहब के नाम पे। वो चिट्ठी लेके मैं गुलजार साहब के ऑफिस में पहुंच गया और उनसे मिला, उनके साथ बैठ के थोड़ी गुफ्तगू हुई, चाय पी। तब मैं दुबला पतला था, जवान भी ज्यादा था। ये जवान तो अभी लग रहे और सो कॉल्ड ओके साहब था दिखने में। तो गुलजार साहब ने बातों बातों में बोला कि देख मैं इतनी फिल्म्स तो बनाता नहीं, मुझे कोई असिस्ट करके अपना पेट पाल ले, फिलहाल मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, और व्हाई डोंट यू एक्ट। मैंने मास्टर्स की थी डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर चंडीगढ़ से। तो मैंने उन्हें कहा जी मेरे को इतना प्यार नहीं है अपनी शक्ल से कि मैं मतलब बड़ी स्क्रीन पर अपने आप को देखना चाहूँ। मैं तो मतलब क्रिएटिव प्रोसेस को ज्यादा अहमियत देता हूँ कि स्टोरी लिखी कैसे जाती है, स्क्रीन प्ले क्या होता है, डायलॉग्स क्या होते हैं, फिल्म शूट कैसे होती है, कास्टिंग क्या होती है, ये जो सारा एक पर्दे के पीछे का काम है, मुझे इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो उन्होंने कहा देख मैं अभी फिल्म नहीं कर रहा हूँ, ठीक है मिलते रहना जब भी। मैं एक दो बार और उनसे मिलने गया, फिर मुझे लगा कि हाँ ये एक रेगुलर फिल्म मेकर तो नहीं है, ये तो मतलब अपने मन से जब इनको लगे कि कोई कहानी कहनी है फिल्म बनाते हैं। बड़े हार्डकोर कमर्शियल तो कभी भी नहीं थे गुलजार साहब। फिर बस मैंने क्या किया, मैंने घोस्ट राइटिंग शुरू कर दी, मैंने कुछ एड्स में असिस्ट किया, मैंने टेलीविजन के काउंटडाउन शोज लिखने शुरू कर दिए। और जहां मतलब जो कहता था कि ऐसे यहाँ पैसे मिलेंगे तो कर लेगा, तो मैं उसके लिए हाजिर हो जाता था और सीखते सीखते कर भी लेता था। तो मैं सेंसर बोर्ड में रहा कुछ 5-1 साल तक, पहले लैंग्वेज एक्सपर्ट, फिर पैनल मेंबर रहा। और हमारे समय पे सेंसर बोर्ड बड़ा लिबरल होता था। आपने तो वहाँ कर्म अच्छे किए थे, पर उड़ता पंजाब में आपकी फिल्म फंस गई। हाँ देखिए ऐसे ही है, उड़ता पंजाब में उन्होंने चाहा कि पंजाब उड़े ना, लेकिन हमने फिर भी उड़ा लिया हाईकोर्ट से दुहाई लगा। अच्छा ये बताइए, जब उड़ता पंजाब के जो लिरिक्स लिखे गए थे तब आपको पता था कि इस फिल्म में ये सब कुछ होना है और आपको ड्रग्स के ऊपर ही लिखना है, आपको चिट्टे के ऊपर लिखना है, आपको पाउडर की लाइनों के ऊपर लिखना है, ये सब इंस्ट्रक्शंस दी थी? ऐसी इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई थी, लेकिन मुझे अभिषेक चौबे ने स्क्रिप्ट दी थी। अभिषेक चौबे साहब ने एक स्क्रिप्ट दी और उड़ता पंजाब मैंने कहा मैं पढ़ता हूँ। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उसके बाद मैं उनसे मिला, मैंने कहा जनाब ये तो यार गालियां माशाल्लाह है इसमें भरपूर और बड़ी रियलिस्टिक बोल्ड हार्ड हिटिंग सी स्क्रिप्ट लग रही है, ये बना तो लेंगे, फिर आगे पास कैसे होगी, मतलब क्लियर कैसे होगी। तो बोला नहीं हम फिलहाल बनाते हैं बिकॉज ये ऐसे ही सोची गई है, तो उस पर ध्यान देते हैं। फिर उन्होंने सिचुएशंस एक्सप्लेन की और नैरेटिव्स, हमारे जो क्वेश्चंस थे मेरी तरफ से, अमित की तरफ से, वो उन्होंने उनके रिप्लाईज दिए और हमने कहा चलिए काम शुरू करते हैं। तो चौबे साहब ने हमें बोला कि देखिए सबसे इम्पोर्टेंट सॉन्ग मेरे लिए वो है जो शाहिद का लिप सिंक सॉन्ग है, जिसको आप अब चिट्टा वे के नाम से जानते हैं। तो ऐसा चिट्टा बेटा कोई वर्ड नहीं था। मैंने पंजाब में बहुत फोन किए दोस्तों को, और दोस्तों ने आगे फिर नशेड़ियों को फोन किए जो चिट्टा लेते थे। तो पता चला कि कोकेन का जो एक कोलोकियल टर्म कोकेन के लिए यूज होती है वो चिट्टा होता है। तो मुझे लगा यार कि जैसे कि नॉर्थ इंडिया में एक तरीका है दोस्तों को बुलाने का भी, बंटी ओए, लकी ओए, तो मैंने कहा यार अगर ऐसे को चिट्टा ओए, चिट्टा वे, यू नो इट्स लाइक, बिकॉज नशा तो उनके लिए दोस्त ही है जिनको आदत लग गई, जिनको लत लग गई। और फिल्म में एक ऐसा मुकाम था, कैसे मोड़ पे गाना आता है जब शाहिद खुद कोकेन ले रहा है। अब जब वो कोकेन ले रहा है तो मैं ओम जय जगदीश हरे तो लिख नहीं सकता, वो भजन लिख नहीं सकता था। वही बात करनी है जो उसका स्टेट ऑफ माइंड है, जिस चीज को वो ज्यादा एंजॉय कर रहा है। तो मैंने अभिषेक चौबे और अमित त्रिवेदी को बोला कि देखिए ये जो चिट्टा वे है ना, इसके अराउंड हम प्ले कर सकते हैं, इसके आसपास हम खेल सकते हैं, मजा आएगा। बिकॉज वो चिट्टा वे कईयां नु है खुश कीता वे, मिठा वे कुंडी नशे वाली खोल के वेख उड़ता पंजाब। तो एक पहला वर्जन बनाया हमने। अब फैंटम फिल्म्स में काफी लोग हैं, उन सबकी भी सुननी पड़ती थी। तो किसी को पहला वर्जन नहीं पसंद आया, फिर हम दूसरे पे गए, दूसरा नहीं पसंद आया, हम तीसरे पे। इस तरह से इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे
इस पर्टिकुलर सॉन्ग को लेके कई वर्जन बने और कुछ 1.5-2 महीने लग गए, मेरे कई रजिस्टर भर गए लिख के। और मैंने एक शर्त रखी थी कि रैप भी मैं ही लिखूंगा। अच्छा। होता क्या है कि रैपर हमेशा अपना हाँ, पार्ट हाँ, लिखता है, तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा देखिए मैं रैप लिखूंगा। तो अमित आस्क्ड मी कि डू यू नो हाउ टू राइट रैप? आई सेड नो, आई डोंट नो, बट आई विल राइट इट। आपका सबसे बड़ा फैन मोमेंट क्या रहा है? मतलब आप भी किसी के फैन रहे होंगे, किसी के मुरीद रहे होंगे, तो वो आपके बिल्कुल सामने आ गया और आप मतलब ऐसे आपका एक ऐसा फैन मोमेंट? मेरा फैन मोमेंट ऐसा रहा है कि मैं अभी कुछ रोज पहले ही उड़ता पंजाब का कोई आर्टिकल कहीं मेरी कोई फोटो के साथ कहीं किसी ने देखा और उसने मुझे 20 साल के बाद कॉल किया और दूरी बहुत थी, कनाडा से कॉल आया और मैं यहाँ था, तो 2 घंटे तक बात हुई। और मतलब ऐसे था उनका वो हाल था कि उन्होंने बोला कि यार शैली अभी ऐसे दिल कर रहा है कि मैं कम टू यू, मीट यू, सी यू, बिकॉज आवाज को आप छू नहीं सकते हो, मुझे सचमुच छू के देखना है कि ये वही बंदा है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जो जिसने देवटी के गीत लिखे हैं, जिसने कोक स्टूडियो लिखा है, जिसने अग्नि के लिए लिखा है, या शाहिद अख्तर उनकी लिखा है। यार कुछ ज्यादा काम आपको नेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में नहीं है, क्योंकि मैं फेसबुक पे नहीं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे नहीं, तो जिसको जितना पता है उसको। ये सोशल साइट्स पे नहीं होने का क्या मतलब? मैं लोग पूछते हैं कि आप फेसबुक पे हैं, मैं कहता हूं क्या रीजन है? नहीं, मैं कहता हूं मैं फेस टू फेस हूं। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई, आपके जितनी अभी तक की जो फिल्में हैं, आपकी शैली का तो हमें पता चल गया, आपके पैटर्न का भी पता चल गया, बहुत डिफरेंट लिखते हैं, बहुत अलग लिखते हैं। जाते जाते अगर हमें ये इंटरव्यू अभी क्लोज करना है तो एक शेर या एक आपकी नज़म कुछ हो जाए जिससे हम ये खत्म कर दें। ठीक है, मैं एक छोटी सी अपना छोटा सा कलाम सुनाता हूँ। वो यूं है कि क्यों और यूं भी हो सकता है, लेकिन पर भी हो सकता है, हाँ और ना का खेल है सारा, कुछ भी मंजर हो सकता है। लैला के किस्से में भी कोई मजनू से बेहतर हाँ हो सकता है। क्या मीठे शहद से बोलों वाला खंजर मार के रो सकता है। आंख न नम हो, दर्द न कम हो, वो भी भीतर रो सकता है। और बद से बदतर होने वाला बेहद बेहतर हो सकता है। गजल का तारुफ नज़म से होकर मिलना अक्सर हो सकता है। अपनी धुन में गीत आवारा साधो थक कर सो सकता है। और पन्नों से किरदार निकल के भटके दर दर हो सकता है। यूं और यूं भी हो सकता है, लेकिन पर भी हो सकता है, हाँ और ना का खेल है सारा, कुछ भी मंजर हो सकता है। वाह जी, बहुत बढ़िया जी। ये इंटरव्यू खत्म करने का मन तो नहीं कर रहा, बट क्या करें, वक्त की गुजारिश है कि अब शैली साहब को भी जाना है और मुझे भी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कीप लिसनिंग टू अस ऑन फीवर 104 एंड कीप वॉचिंग दिस स्पेस। आप हैं आपके लव कोच राहुल माथी के साथ। थैंक यू वेरी मच।